हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में हम हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में देखने जा रहे हैं फाइनल ईयर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम हिंदी में प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। और ये पेपर जो है हमारा अप्रैल 2025 का पेपर है फॉर द बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके अलावा जो है हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है ओवरऑल रिवीजन जो है सभी यूनिट्स का कंप्लीट किया हुआ है। यदि वो रिवीजन लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में उससे जो है मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ हमने 2023 का पेपर भी जो है वो सॉल्व किया हुआ है। तो आपके पास दो प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे और साथ ही साथ रिवीजन रहेगा। तो आप पहले रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। एंड जो टॉपिक्स आपके वीक होंगे तो आपको एक मौका मिल जाएगा उसको रिवाइज करने का, है ना। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और इसका वे क्या रखना है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद जो लेटेस्ट पीवाईक्यू पेपर है आपका, जैसे अप्रैल 2025 का, वैसे हम कोई भी पीवाईक्यू लगाएंगे अभी 2-3 सालों का तो इट इज ओके। बट आपके पास जैसे अप्रैल 2025 का है तो पहले आप उसको लगा लीजिए। और उसके बाद जैसे 2023 का भी पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो उसको भी देख सकते हैं। इन सभी की लिंक्स जो है आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ओके। और जिसको जो है आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बनी हुई है। तो जब आप यूट्यूब चैनल देखते हैं उसमें जो है कोई भी वीडियो वॉच करेंगे इस चैनल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वहां से डिस्क्रिप्शन में आप फाइनल ईयर पे जाके उस प्लेलिस्ट को जब क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइनल ईयर के वीडियोस रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट है कि उनको जो है प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जो है आप प्लेलिस्ट पे जाके और लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी जो है प्लेलिस्ट डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। कैसे? हम यूट्यूब पे जाएंगे, सबसे पहले आपको कॉमर्स होराइजन का यूट्यूब का होम पेज दिखेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें जो है ये सभी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको एक शॉर्ट लिखा हुआ नाम दिख रहा है, यहाँ पे आप लेटेस्ट वीडियो एडिट पे जब जाएंगे तो क्योंकि रोज प्लेलिस्ट अपडेट होती है ना, जैसे कोई नया वीडियो आता है तो ये आपके पास प्लेलिस्ट है। सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आपकी ओवरऑल प्लेलिस्ट बीकॉम फॉर द इंग्लिश मीडियम ये आ गई है ना। तो नंबर ऑफ वीडियोस आप इस तरीके से वॉच कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो वो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट ओपन करके, तो नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी फैसिलिटी के लिए ये बनाई है, ताकि आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाके जो है आपका रिवीजन कर सकें। और इतनी सारी प्लेलिस्ट ये आपके टॉपिक्स के ऊपर ही है। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पेपर। ठीक है। तो पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग हमारा 3 आवर्स का दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं 70 मार्क्स, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो हैं आपके 25 मार्क्स हैं। फिर नोट सेम दिया हुआ है, पेपर सीरीज में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके। फिर सबसे आ जाते हैं हम सेक्शन ए पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज 6 into 1। ओके। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली किससे कंसर्न है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन की ओनली ए एंड बी। तो दोनों से रिलेटेड है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए होता है ना। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सो ऑप्शन डी जो है वो सही है, ओनली ए एंड बी। अब यहाँ पे एक वे भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। जैसे आपने रिवीजन कर लिया है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद के आंसर्स लगा लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके और अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। जो गलत है उसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्यों गलत हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको पेपर में जाने से पहले जो है आपने पूरा ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस ले लिया होगा। ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक, इंटरनल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस के नन ऑफ दिस। तो वर्टिकल एनालिसिस को जो है स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। अब वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है या स्टैटिक एनालिसिस, जैसे आपको याद होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसी को ही हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं या फिर स्टैटिक कहते हैं। वैसे कंपैरिजन एनालिसिस स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो डायनामिक होता है या फिर हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम का पेपर सॉल्व करना है तो उसके पीछे एनालिसिस होता है। जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसके साथ हमारा एक और चीज क्या रिवाइज हो गई कि वर्टिकल ये होता है तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है ना। पेपर सॉल्व करने का ये फायदा होता है। ठीक है।
और ये ऑलरेडी जो टिक लगे हुए हैं ये किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी लगाए हैं, तो जो सही आंसर है हम उनको टिक करेंगे, तो आप उसको जो है इग्नोर करना, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस। पढ़ते हैं आगे। यस, हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। इफ करंट रेशियो इज 2.4:1, एसेट टेस्ट रेशियो इज 1.5:1, स्टॉक दिया है आपको 54,000, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये जो है एक तरीके का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है ना। अभी इस तरीके का क्वेश्चन जो है एक एमपी सेट की जो एग्जामिनेशन हुई थी, है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था इन द एमसीक्यू बेस्ड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आइए तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। करंट रेशियो आपका क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये आपको दिया है करंट रेशियो 2.4:1, और हमें करंट एसेट्स नहीं पता है और करंट लाइबिलिटीज नहीं पता है। जितना पता है अभी वो लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे हम लिक्विड टेस्ट या क्विक टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू जो है करंट एसिड्स, इसमें क्या डिफरेंस रहता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम मानेंगे कि इसमें सिर्फ स्टॉक ही है। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये क्विक रेशियो आपको दिया गया है 1.5। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ना एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि पहले वाले, यदि हम 2.4 × CL कर दें तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.4 करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। इज इट ओके? हमने जस्ट उसको क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आपको करंट एसेट्स इक्वल्स टू 2.4 करंट लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम 2.4 करंट लाइबिलिटीज लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड वे। अब यहाँ पे हमें स्टॉक दिया हुआ है क्या हमारे क्वेश्चन में? यस, स्टॉक दिया हुआ है, दैट इज 54,000। तो 54,000 पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी पता है क्या? तो हमें करंट लायबिलिटी नहीं पता है। अब हमारे ऑप्शन में जो है, हमारी सॉरी, हमारी इक्वेशन में करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी क्या होती है ये आ जाएगा। तो 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.4 करंट लायबिलिटी माइनस 54,000। अब इस 54,000 को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 2.4 करंट लायबिलिटी माइनस 1.5 जो है दैट इज करंट लायबिलिटी। अब 2.4 माइनस 1.5 कैलकुलेटर आपको लेके जाना है जब भी आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। भले छोटा सा डिजिट है, बट पेपर में आपको यदि सहूलियत दी गई है तो वी विल यूज इट, ठीक है। ये तो आसान सा है। क्या हो जाएगा, 2.4 माइनस 1.5, तो ये तो आ जाएगा आपका 0.9 करंट लाइबिलिटीज, और ये हो जाएगा आपका 54,000। यदि करंट लाइबिलिटीज को एज इट इज रखते हैं, 54,000 डिवाइडेड बाय 0.9, तो पॉइंट काट के ऊपर जीरो कर देते हैं, और ये आ जाएगा आपका 60,000। तो 60,000 है क्या आपके ऑप्शन में? तो यू कैन राइट इट डाउन। तो यस, ऑप्शन नंबर ए 60,000 इज करेक्ट फॉर थर्ड। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड में ही उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, और कभी कभी यही क्वेश्चन जो है वो 5-8 नंबर में दे देते हैं, तो इट्स ओके। डायरेक्टली आपको रफली निकाल के और आंसर लिखना है, ठीक है। हो सकता है वो जब क्वेश्चन लॉन्ग टर्म पूछेंगे तो करंट लाइबिलिटीज पूछ लेंगे, फिर पूछ लेंगे करंट एसेट्स कितनी है ना, इस तरीके से। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है आपकी, एसेट होती है। जब भी एसेट बढ़ती है इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसको डिक्रीज इन द कैश माइनस में लिखते हैं। तो जो है इसका ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है, डिक्रीज इन द कैश, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द फोर्थ, ठीक है। फिर आते हैं हम फिफ्थ पे। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एडसॉर्ब एब्जॉर्प्शन होगा, ये स्पेलिंग उन्होंने गलत दी है। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो हम कह सकते हैं कि दैट बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज रिगार्डिंग द फिक्स्ड ओवरहेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 60% कैपेसिटी आर 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, देन टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी कितना होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे गलती होने की संभावना भी है।
आइए इसको देखते हैं। क्या बोला है आपको क्वेश्चन ने कि 60% कैपेसिटी पे जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है कितना है, दैट इज 15,000। ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, दैट इज 20,000। अब वो पूछ रहा है, और इन दोनों को मिला के क्या होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स दैट इज टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 35,000, बट हमसे पूछा है 80% पे कैपेसिटी पे जो है टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो यदि हम बात करें 80% पे क्या होगी, तो फिक्स कॉस्ट तो हर कितन किस कोई सी भी कैपेसिटी हो, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है। यहाँ पे गलती होने की संभावना है कि हम फिक्स कॉस्ट को भी 80% के बराबर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 15,000 जो है 60% के बराबर है, तो 80% कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी। तो परसेंट से परसेंट काट दें यदि हम, तो 15%, 15,000 जो है 60% कैपेसिटी के बराबर है, तो 80 के बराबर कितना होगा। तो इस तरीके से आप 100 लिख, अगर यहाँ पे 80 की जगह 100 लिख देंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड है, सिक्स्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना, बेसिक मैथ्स है, तो यहाँ पे हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,000 और ये हो जाएगा आपका, दैट इज जीरो से जीरो कैंसिल, और ओके, 6 2 12, 35, 2,500 × 8, तो ये हो जाएगा आपका 25 8 दैट इज 20,000। ठीक है। तो 80% कैपेसिटी पे जो है वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका, 20,000, और फिक्स कॉस्ट तो ऐसा ही रहेगा। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को भी ऐसे ही करेंगे। फिक्स कॉस्ट में 20,000 60,000 60% के बराबर है, तो 80 के कितना है, तो वहां पे आपकी गलत होगी। तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 20 + 20 दैट इज 40,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। ओके। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थ्योरी क्वेश्चन आया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 × 8। ओके, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन ऐसे आपको दी गई है और सबके लिए इंडिविजुअल चॉइस गई है। तो पहला जो है पूछा जा रहा है, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन के बीच में अंतर बताइए। तो हमने थ्योरी ऑलरेडी इसकी कवर की हुई है। ओके, तो वहां से आप डिटेल में थ्योरी देख लीजिए। एक बार इसके मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टिंग्विशन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ओके, फॉर गेटिंग द आउटपुट ऑफ आउटपुट रिगार्डिंग द प्रॉफिट, या फिर ये जानने के लिए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है ना। तो ये हम रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें, और क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक तरीके की मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कह सकते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, जहां पे शेयर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कस्टमर हो, सभी लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इंटरनल यूज फॉर द मैनेजमेंट के लिए होती है। ठीक है, डिटेल में हमने इसके डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं, और डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो आप उसको एक बार देख लेना यदि आपका नहीं देखा हुआ है तो। ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल अकाउंटिंग। तो मार्जिनल अकाउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स क्या होती है, तो अलग अलग तरीके से हम मार्जिनल अकाउंटिंग को जो है मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे जो है हम दो तरीके के स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरिजन साइज ऑफ स्टेटमेंट। इस तरीके से जो है आप मेजर कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। फिर रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे जो है आप कर सकते हैं। यस और नो, यस। फिर कैश फ्लो हो गया। इन सबको जो है आपको डिटेल में इनका मीनिंग लिख के आना है, फॉर्मेट जिसके याद है वो फॉर्मेट बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मार्जिनल अकाउंटिंग की जो मेन टेक्निक्स है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बीईपी जो आप मेजर करते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब टूल्स यूज करती है, जिससे जो है हम किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस करके उसके बिहाफ पे क्या डिसीजन लिया जा सकता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है। तो दिस आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस, सेकंड क्वेश्चन जो है एक थ्योरी पूछा गया है और एक जो है आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलग अलग टाइप्स हैं। अभी हमने देखे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स क्या है, उसी में से ही फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट को हम अलग अलग बेसिस पे जो है जो है मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम के बेसिस पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं, ओके, या फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप डायग्राम वे में भी लिखकर और साथ ही साथ उसका जो है थ्योरी डील करके आएंगे तो यू विल, थ्योरी में कभी भी आपको नंबर ऑब्टेन करने हैं तो आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। एग्जामिनेशन में आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर डाटा के एनालिसिस पे यदि हम बात करें, डाटा के बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेंगे तो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएंगे आपके एंड क्वालिटेटिव। ओके, फिर जैसे अभी हमने जो देखी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो टेक्निक्स के बेसिस पे यदि आप करेंगे तो टेक्निक्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, या जिसे हम हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हमने लिख लिया है उसको टाइम एनालिसिस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे, है ना। तो दिस कैन बी ऑफ द बेसिस ऑफ द टेक्निक्स के बेसिस पे। फिर यदि आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है एनालिसिस करेंगे तो इंफॉर्मेशन में भी आपकी किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल, देयर कैन बी वेरियस क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग दिस। तो इस तरीके से जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी का ही और क्वेश्चन पूछा है जिसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसको हम पढ़ते हैं और कैसे सॉल्व होगा उसको हम देखते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक आउट स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। आपको स्टेटमेंट बनाना है प्रोप्राइटर्स फंड का विथ एस मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है दैट इज 1.5, फिर आपको दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड करके उन्होंने निकाला है दैट इज 0.75। ऐसा अच्छा है, उन्होंने एग्जामिनर ने खुद से ही आपको दे दिया है कि प्रोप्राइटरी रेशियो आप कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। बिकॉज ये यदि आप प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करेंगे तो अलग अलग बुक्स में जो है कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऊपर जो है प्रोप्राइटरी फंड है और नीचे जो है फिक्स्ड एसेट्स दी गई हैं फॉर्मूले में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चलते हैं और कुछ कुछ बुक्स जो है उसको ये फॉर्मूला अप्लाई करती हैं और कुछ जो है ये अप्लाई करती है। तो हमें ऑलरेडी जो दिया हुआ है हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल जो है हमें 3 लाख दी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है 2 लाख दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपको 50,000 दिया गया है। ठीक है, देर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसेट, किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन नहीं है और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता है तो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यदि हम लिखें हमारा करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो क्या दिया गया है आपको, 2.5 अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये हमने अभी एमसीक्यू में भी ये कुछ चीज देखी थी। तो 2.5 करंट लायबिलिटीज यदि कर दें तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसा ही आपको लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो दिया हुआ है जिसमें हम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यदि आपके क्वेश्चन में है तो उसको आप मेंशन कीजिए और नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, और मेंशन किया है तो वहां पे 0 पुट कर देना। ठीक है, अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड रेशियो क्या है आपका, 1.5 दिया हुआ है, करंट एसेट्स की जगह पे हम 2.5 करंट लायबिलिटीज लिख सकते हैं। तो 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस स्टॉक, और यहाँ पे हम प्रीपेड मान रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है बिकॉज उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट स्टॉक इज एन असेंशियल आइटम ऑफ करंट एसेट्स, हमने उसको मेंशन किया है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज। बस इसको आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक। अब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या था, स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी तो हमने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे जो है क्या हुआ, क्या हो रहा है,
हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, स्टॉक भी जो है नहीं है, तो दो वैल्यूज को निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ दूसरा आइटम दिया हुआ है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज, क्या होता है इसका फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको एग्जामिनेशन में पूरी स्पेलिंग लिखनी है वर्किंग कैपिटल की, इक्वल्स टू करंट एसेट्स की पूरी स्पेलिंग एंड करंट लायबिलिटीज की, है ना, शॉर्ट में नहीं लिख कर आना है। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 लाख। यस। अब करंट एसेट्स की जगह पे यदि हम 2.5 करंट लायबिलिटीज लिख लेंगे, तो हमारे पास जो है करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ सकती है। 2.5 करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स की जगह पे लिख लिया, और दैट इज माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये यूनिटरी मेथड हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं फ्रॉम क्लास 6th 7th, है ना, तो ये बेसिक है, ये आपको पता होगा यदि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो, है ना, ये अजम्पशन है। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस, कुछ भी नहीं दिया तो 1 मानेंगे, 1 करंट लायबिलिटीज, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 करंट लायबिलिटीज, दैट इज 3 लाख। और करंट लायबिलिटीज को यदि हम यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो इनटू जो है वो हो जाता है डिवाइड, तो करंट लायबिलिटीज जो है आपकी कितनी हो जाएंगी, लेट्स कैलकुलेट इट ऑन द कैलकुलेटर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 2 लाख, ना, 2 लाख जो है आपकी करंट लायबिलिटीज। अब चाहो तो आप यहाँ पे ही करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी, और चाहो तो आप यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो आपको स्टॉक की वैल्यू, पर स्टॉक की हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ही 2 पॉइंट, दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हो, 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट्स, तो आपके 2.5 इंटू 2 लाख यदि हम कर दें तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो करंट एसेट्स कितने हैं आपके, 5 लाख। ठीक है। अब आपको करंट एसेट्स मिल गए हैं, करंट लायबिलिटीज मिल गई हैं। अब क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेट अस सी। ओके। अब इसमें जो है बोला गया है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रोपराइटर फंड निकालना है। प्रोपराइटर फंड का मतलब क्या है, ऑनरशिप वाली वैल्यूज निकालनी है। ऑनरशिप मतलब शेयर कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ ऑनरशिप, है ना, ऑनर के लिए ही होती है। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हो सकते हैं। अब ये जब तक हमें नहीं मिलेंगे तो या तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ आइटम दिए होंगे जिससे हम इस कंक्लूजन, प्रोपराइटर फंड के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो जिसमें से हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स को लिखते हैं और उसके थ्रू जो है हम प्रोप्राइटरी फंड पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना है। ठीक है, जो जो चीजें दी हैं हम उसको मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स हमारे पास दी हैं, दैट इज 5 लाख। यस। यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकते हैं, स्टॉक कितना है, तो आप ये इक्वेशन में पुट कर देंगे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू और आपकी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल, तो हम नहीं निकाल रहे हैं। करंट एसेट्स आ गया। ऐसे ही आपको ऊपर तो शेयर कैपिटल आता है, तो हम लिख लेते हैं, अभी हमारे पास शेयर कैपिटल नहीं है। ओके, हमें अमाउंट की स्पेस छोड़नी थी। ओके, थोड़ा सा अमाउंट का स्पेस बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है हमें इजीली, ठीक है। यस। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिख लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है, लेकिन सेकंड हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस पता है, तो वी विल राइट इट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाउ मच अमाउंट, दैट इज 2 लाख। ओके। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है जो आपकी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, तो हम चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं क्योंकि मेंशन किया गया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना है, दैट इज 50,000। आपकी ओवरऑल करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है, 2 लाख, तो करंट लायबिलिटीज का हिस्सा ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप चाहो तो अदर करंट लायबिलिटीज के नाम से 1,50,000, यानी ओवरऑल आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी हुई, 2 लाख। ठीक है, ये हो गया। और कुछ दिया हुआ है, फिक्स्ड करंट एसेट्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे जो है करंट एसेट्स और इसके अलावा क्या दी रहती है, फिक्स्ड एसेट्स। वैसे हमें ऊपर लिखना था बट स्पेस नहीं है तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। अभी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो पुटअप करते हैं। ठीक है,
प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन दिया है कि फिक्स्ड एसेट्स मेंशन कीजिए अपॉन में प्रोप्राइटरी फंड। अब प्रोप्राइटरी फंड यानी मैंने आपको बताया जो ऑनरशिप वाली चीजें होती हैं, प्रोप्राइटर का हिस्सा होती हैं, वही प्रोप्राइटरी फंड कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम प्रोप्राइटरी फंड का फॉर्मूले जो है, यदि डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती है तो हम उसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हम प्रोप्राइटरी फंड को फिक्स्ड एसेट्स अपॉन में, यदि ये चीज नहीं दी हुई है तो हम यहां से इन सब चीजों को यदि माइनस कर दें तो भी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके थ्रू जो है क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम फिक्स्ड एसेट्स में करंट एसेट्स को भी ऐड कर दें, यानी टोटल एसेट्स में से यदि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स टोटल एसेट्स हो गई, उसमें से यदि हम करंट लायबिलिटीज को यदि लेस कर दें तो जो है हमारा क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा, जिसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें पता है, तो एक वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें तो फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं पता है, लेकिन हमें प्रोप्राइटरी रेशियो पता है, हमें करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, तो इससे हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या दिया है, दैट इज 0.75। तो यहाँ पे फॉर्मूला है तो हम इसको फॉर्मूले की तरह ही 0.75 वैल्यू पुटअप करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमें नहीं पता है तो हमने फिक्स्ड एसेट्स को एज इट इज लिख दिया। फिक्स्ड एसेट्स नहीं पता है, देन करंट एसेट्स पता है क्या, यस वी नो द करंट एसेट्स दैट आर 5 लाख। तो इसको जो है हम लिख लेते हैं 5 लाख। और आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी है, दैट इज 2 लाख। तो ये 2 लाख जो है आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम डायरेक्टली एक ही बार में कर लेते हैं। तो आगे और आप स्टेप बाय स्टेप करना, 5 लाख माइनस 2 लाख तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे स्पेस का इशू है। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं 0.75 फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और 5 - 2 लाख तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। और इस साइड आपका आ जाएगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 3 लाख है ना, 5 - 2 दैट इज 3 लाख। अब फिक्स एसेट्स -0.75 यहाँ पे कर लें क्या, हम इसको जो है ऊपर लिख लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा। 0.75 फिक्स्ड एसेट्स -3 लाख, नहीं माइनस नहीं आएगा, 5 लाख -2 लाख दैट इज 3 लाख। और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, ये हमारे से माइनर मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो दैट इज 3 लाख। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ये नीचे हमने लिखा था उसी को ही ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 लाख को एज इट इज यहाँ पे लिखे हम, और फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर दें 0.75 फिक्स्ड एसेट्स, तो आपका कितनी फिक्स्ड एसेट्स बच रही हैं, दैट इज 0.25 फिक्स्ड एसेट्स। ओके, और ये हो रहा है आपका 3 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.25। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए आप कैलकुलेटर पे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है दैट इज 9 लाख। ठीक है, अब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं 9 लाख, करंट एसेट्स दी हुई हैं 15 लाख, ये टोटल हो रहा है आपका 14 लाख टोटल एसेट्स हो रही है। टोटल एसेट्स में से यदि हमने करंट लायबिलिटीज को लेस कर दिया तो बाकी का बचा हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल आएगा। तो 14 लाख में से, यहाँ पे अब हम रफली कर रहे हैं, 14 लाख में से आपने 2 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज का यदि लेस कर दिया तो ये कितना आ रहा है आपका 12 लाख। ठीक है, अब इस 12 लाख में से 2 लाख जो है आपके कितने हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो बाकी का बचा हुआ 10 लाख जो है, 2 लाख जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो बाकी के 10 लाख जो है आपका क्या हो गया, शेयर कैपिटल। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आपको बताना है कि प्रोप्राइटरी फंड स्टेटमेंट बना के बताना है। तो स्टेटमेंट तो ऑलरेडी हमने बना लिया है, स्टेटमेंट इस तरीके से, और ये हमने शो कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसी को ही हमें निकालना था। अब टोटल प्रोप्राइटरी फंड की यदि बात करें तो उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए कि 10 लाख जो है शेयर कैपिटल है एंड 2 लाख जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट मीन्स 12 लाख टोटल जो है आपका क्या है, दैट इज प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस हु हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो रेशियो का टॉपिक है
उसके कंसेप्ट फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप करके देखिए, आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, डिस्कस द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, और डिस्कस द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो अलग अलग लेवल पे जो है अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ओवरऑल मैनेजमेंट को जो है क्या करता है, संभालता है। जैसे कि हमने देखा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जैसे कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को देखता है, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। तो इस तरीके से जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वर्क करता है, जिसको थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरी के बारे में जस्ट हम उसकी थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि थ्योरी हमने डिटेल में देखी हुई है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करें, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम या इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला वाइज पूछे जा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, और बाकी आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग यानी जस्ट उन्होंने एक एक्टिविटी पूछी है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022 की इंफॉर्मेशन दी गई है। लैंड दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों ईयर्स का यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डाटा दिया गया है। फिर अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन 2,40,000 इज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू जो है 3 लाख है, हैज बीन सोल्ड फॉर 3,60,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, उसको बेचा गया है 3,60,000 में। लैंड हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, और लैंड को जो है बेचा गया है दैट इज 1,50,000 में। तो इस तरीके से जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती, कैसे निकलेगी वो करना है। तो आइए स्टेटमेंट को बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी इसी तरीके से दी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें लैंड की, तो लैंड आपको दिया गया है 9 लाख। ठीक है, और फिर जो है दिया गया है 3 लाख, यानी पहले 9 लाख का लैंड था और बाद में जो है वो कितना हो गया है, 3 लाख का हो गया। यानी क्या हुआ होगा, आपने उसको क्या किया होगा, यदि अमाउंट कम हो गया है तो उस लैंड का क्या हुआ होगा, पहले हमारे पास 9 लाख की लैंड थी, अब जो है 3 लाख की हो गई है, यानी हमने क्या किया होगा, सेल किया होगा, सेल ऑफ लैंड। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें एक और चीज दी गई थी नीचे कि लैंड को सोल्ड किया गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। ठीक है, तो 6 लाख की लैंड की वैल्यू हो जाएगी आपकी, और अलग से वैसे लैंड अकाउंट हम बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी गई कि 9 लाख पे। आप चाहो तो इस तरीके से लैंड अकाउंट भी बना सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस और प्रॉफिट को। तो हम यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो करनी है, तो हम क्या करते हैं, 9 लाख से 3 लाख, तो उसकी वैल्यू बची आपके पास, 6 लाख का लैंड आपने सोल्ड किया है, और कितने प्रॉफिट पे, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1,50,000 पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 लाख, 7,50,000। ठीक है, ये हो गई लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी की। तो आइए, प्लांट एंड मशीनरी, 24 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, 30 लाख उसकी वैल्यू हो गई है, मतलब अब जो है ज्यादा आपके पास प्लांट की वैल्यू हो गई है। ठीक है, दैट मीन्स आपने परचेज किया होगा। फिर क्या दिया गया है, प्लांट एंड वैल्यू, सेकंड पॉइंट दिया गया है बी, प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 लाख, और जिसको बेचा गया है 3,60,000 पे। ठीक है, यानी एक प्लांट एंड मशीनरी को जो है जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख रुपए थी, उसको आपने सोल्ड कर दिया है 3,60,000 पे। तो सोल्ड किया है, तो पहले तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये डायरेक्टली दिया गया है तो हम इसको एज इट इज 3,60,000 लिख लेते हैं। अब हम बात करें परचेज ऑफ प्लांट एंड
मशीनरी की, तो उसकी कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो लेट अस क्रिएट एन अकाउंट बना के जो है हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 24 लाख जो है ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो यहाँ पे जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिख लेते हैं, दैट इज 24 लाख। ठीक है, फिर जो है क्या दिया हुआ है, 30 लाख जो है हमारे पास दिया गया है, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 30 लाख। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। इसके अलावा क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हम लिख लेते हैं, दैट इज 2,40,000। ओके, इसके अलावा कुछ दिया है क्या, प्लांट एंड मशीनरी? यस, वी हैव गॉट एन इन्फॉर्मेशन दैट प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख, और जिसको बेचा गया है 3,60,000 पे। तो 3,60,000 तो हमने सेल्स वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन इस 3 लाख अब की वैल्यू भी चली गई अब हमारी, है ना, कॉस्ट बुक। तो यहां से जो है ये 24 लाख में से हमारी 3 लाख की जो है वैल्यू गई है, तो उसको हम बाय सेल्स के नाम से लिख लेते हैं, है ना, दैट इज 3 लाख। ये बुक वैल्यू गई है और टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पुट अप कर ली, तो ओवरऑल हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्चुअली कितनी परचेज की है हमने वो आ जाएगी। तो 30 लाख प्लस 3 लाख दैट इज 33, 33 प्लस 2 ये हो जाएगा 35, 40 माइनस 24 लाख, तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो है आ रहा है, दैट इज 11,40,000। तो इतने की जो है आपने क्या करी है, परचेज की है। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 11,40,000। ठीक है, फिर और क्या दिया गया है, आपको दिया गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नीचे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें डायरेक्टली 1,50,000 दिए गए हैं, और अब जो है वो कितने हो गए हैं, 3 लाख हो गए हैं। तो हमने क्या किया होगा, और ज्यादा परचेज किए होंगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जब हम परचेज करते हैं तो वो वैल्यू, दैट मीन्स कैश जाता है कि आता है, जब हम परचेज करते हैं तो कैश हमारा डिक्रीज होता है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे सेम परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में हमारा 11,40,000 का कैश गया होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कैश का क्या ट्रीटमेंट हुआ है वही बताना है। ठीक है, और सेल में हमारे पास कैश आया होगा, तो दैट इज वाई, इसलिए वो प्लस में है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको प्लस माइनस कर लीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये आ जाएगा आपका 7,50,000 प्लस 3,60,000 माइनस 11,40,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ रहा है आपका माइनस 1,80,000। यानी आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब तीनों एक्टिविटीज दी रहती हैं तो उसके बाद क्या करते हैं हम, उसमें वर्किंग कैपिटल का यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का भी इंक्रीज डिक्रीज पुट करके और हम एक्चुअली क्लोजिंग कैश लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टिंग पूछा और वैसी ही इन्फॉर्मेशन दी है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 पॉइंट लिखने में आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, और थ्योरी आप कितनी ज्यादा लिखेंगे तो भी कहीं ना कहीं एक आधे नंबर कटने की संभावना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकल अटेंड करने की जरूरत है। ठीक है, इट विल बी अ स्मार्ट चॉइस यदि आपको बनता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसकी थ्योरी पढ़ी है, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक से वहां से पढ़ सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक एक्स्ट्रा यूनिट के ऐड होने से जो है कॉस्ट पर कितना इंपैक्ट आता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसको आप वहां से जो है थ्योरी को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से जो है आपको प्रॉफिट निकालना है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी फिक्स्ड, सॉरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए गए हैं और वो अलग अलग दिए गए हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसमें कहा गया है कि 20% जो है वेरिएबल है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस में 60% वेरिएबल है, सेल्स दी गई है, और हमें निकालना है प्रॉफिट। तो आइए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगी अच्छी खासी। तो स्टेटमेंट बनाते हैं हम बाय एब्जॉर्प्शन मेथड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय एब्जॉर्प्शन मेथड। ठीक है,
और एक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन का जो है फॉर पुटअप करते हैं, जिसमें हम आइटम्स पुट ऑन करेंगे, और दिस इज द अमाउंट कॉलम। ठीक है, आइए सबसे पहले जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वही फॉर्मेट रहेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया है, दैट इज 1,50,000। 1,50,000 ये पुटअप कर दिया हमने, 1,50,000। और दूसरा जो है डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, तो डायरेक्ट वेजेस कितनी है, दैट इज 1,10,000। तो डायरेक्ट वेजेस इज 1,10,000। ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को यदि हम ऐड कर देते हैं तो व्हाट डज इट कम, तो ये आ जाता है आपका प्राइम कॉस्ट। यस और नो, यस। तो 2,60,000 जो है आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ये अमाउंट कर देते हैं हम, एंड दिस विल बी द नेट अमाउंट। ओके, यस। फिर डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, उसके बाद आता है आपके फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं। ठीक है, इसको हम ए करके लिख देते हैं। फिर बी जो है आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में आपको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है, दैट इज कितना दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दिया गया है, तो फिक्स्ड दिया है 40,000। एंड वेरिएबल जो है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, दैट इज 20,000। ये टोटल कितना हो गया आपका, दैट इज 60,000। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द, और ये हमारा अमाउंट जो है क्या आ गया, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज बी। ठीक है, 60,000 चाहे तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। फिर थर्ड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है क्या दिया हुआ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कि 20% वेरिएबल है, तो 30,000 है, जिसमें से कहा गया आपको कि 20% वेरिएबल है, 80% क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो 20% 6,000 हो जाएगा, और बाकी का 24,000 जो है क्या हो जाएगा, दैट विल बी फिक्स्ड एंड दिस विल बी वेरिएबल। तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6,000। ओके, और फिक्स्ड जो है कितनी है, दैट इज 24,000। तो ये टोटल आ जाएगी आपकी 30,000। ठीक है, ये हो गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब बढ़े हैं आगे टुवर्ड्स द, जब यहां तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास क्या आइटम आता है, दैट इज टोटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब यहाँ पे जो है अगेन हमारे पास स्पेस का इशू जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और ऊपर कर लेते हैं सॉल्व, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 30,000। ठीक है, ओके। तो 2,60,000, 60,000 एंड 30,000 ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चाहे तो हम इसका टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, तो दैट इज 0, 0, 0, 6, 12, 13, 14, 15, 1 कैरी, 3,50,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का आइटम का कैलकुलेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड द सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या बोला गया है, दैट इज 60% वेरिएबल है, तो 50,000 का 60% जो है वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40 की क्या होगा, फिक्स्ड। तो 60% दैट इज 30,000, है ना, और 20,000 क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको आप मेंशन करिए, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें हम फिक्स्ड को लिख लेते हैं, दैट इज कितना है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 20,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, दैट इज 30,000। तो इस तरीके से आपकी 50,000 की कैलकुलेशन हो गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, यस, दैट इज टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी आ जाती है। तो हमने 3,50,000 जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई थी टोटल, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें आप यदि 50,000 ऐड कर दो तो ये 4 लाख जो है क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट यदि आपको दी गई है और इसके अलावा क्या दिया गया है, सेल्स दिया गया है, सेल्स कितनी दी गई है, 5 लाख। तो जो है आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है यहाँ पे, 1 लाख का जो है आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज द प्रॉफिट। यदि 4 लाख में 1 लाख प्रॉफिट है तो ही जाके सेल्स कितनी होगी, 5 लाख होगी। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज 1 लाख।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्पेस का इशू था इसलिए हमने उसको ऊपर पुटअप कर लिया। आप जब भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी आंसर शीट में स्टार्टिंग ऑफ द पेज से ही सॉल्व करें, ताकि जो है आपको प्रॉपर स्पेस जो है वो मेंटेन हो पाए। ओके, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। बजट क्या होता है? तो बजट यानी पहले से ही डिसाइड करना किसी चीज के लिए, कि पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि आपको कितना खर्चा करना है उस पे, है ना। और उसके उस पहले से ये तैयारी करना कि आपके पास कितने अवेलेबल फंड्स हैं और कितने आइटम्स पे आप कितना कितना फंड एलोकेट करेंगे, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, फोरकास्ट करना एक तरीके से अपने खर्चे का, है ना। और अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट हमने देखे थे थ्योरी में, कि फ्लेक्सिबल बजट होता है, यस, इट इज फ्लेक्सिबल बजट। फिर कैश बजट बनता है ना, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट होते हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी पे दिए रहते हैं। वैसा ही हमें और क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है ना। तो एक टाइप भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। और ये ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ बजट देखे हैं और साथ में इसका क्वेश्चन भी किया हुआ है, हमने फ्लेक्सिबल ही किया हुआ है क्वेश्चन भी, बिकॉज फ्लेक्सिबल बजट जो है पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप वहां से उसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 80% एंड 100% कैपेसिटी के लिए आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 50% कैपेसिटी जो है आपको दी गई है, आपको 80% और 100% कैपेसिटी पे बजट बना के दिखाना है। मतलब आपने ये देखा कि जब आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो इतना इतना खर्चा आता है। तो 80% पे कितना आएगा, 100% पे कितना आएगा, ये हमें निकालना है। दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लेक्सिबल बजट। तो ये आपको दिया है 50% कैपेसिटी पे यूनिट्स कितने यूज होते हैं, 10,000। फिर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है, जिसमें ये भी बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड में 50% फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव में 70% वेरिएबल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल बजट के लिए वी विल नीड, दैट इज, सबसे पहले हमारे पास जो कैपेसिटी दी हुई है, दैट इज 50% कैपेसिटी दी हुई है, और यूनिट्स कितने हैं वहां पे, तो यूनिट्स है हमारे, दैट इज 10,000 यूनिट्स। फिर हमें जो निकालना है, दैट इज 80% कैपेसिटी पे काम होगा तो कितना खर्चा आएगा, और उस पे यूनिट्स कितने आएंगे, तो हम 50% पे 10,000 आ रहे हैं, तो 80% पे कितने आएगा वो निकाल लेंगे। और ऐसा ही हमें 100% के लिए करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्पेस है उसको हम रफली यूज कर लेंगे यदि हमारे काम की रही तो। ठीक है, अब यहाँ पे 50% का काम 10,000 है, तो ऑब्वियसली 100% निकालना है, तो उसका डबल हो जाएगा, तो 20,000 यूनिट्स जो है यहाँ पे आपको लगेंगी। ऐसे ही 80 का निकाल लीजिए, तो 20,000 का 80% यदि आप करते हैं तो 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 यूनिट्स जो है यहाँ पे, ये दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे रुपीस वाले कॉलम पे। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड आपको क्या चीज बताई गई है कि एक डायरेक्ट मटेरियल में पर यूनिट की वैल्यू जो है 30 रुपीज है, एट द रेट ऑफ रुपीज 30। तो 30 की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट से आप इंटू कर लेंगे, तो 30 इंटू 10,000, तो दैट विल बी 3 लाख। वैसे ही 16,000 इंटू 30 पर की दी हुई है, तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लग जाएगा 4,80,000 का। फिर यदि हम बात करें 100% कैपेसिटी पे, जहाँ पे 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो 6 लाख का खर्चा आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है आपका, दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, 20 रुपीज, तो यूनिट से इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। फिर ये 3,20,000, यूनिट से बस इंटू करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, है ना। बजट वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली देख के जाना, बहुत आसान होता है, और इसमें यदि 8 नंबर में आता है या 12 नंबर में आता है तो आपको अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। ठीक है, 3,20,000 और ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने दिए हुए हैं, 10 रुपीज पर यूनिट। तो 10 रुपीज के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 1 लाख, और ये हो जाएगा 1,60,000, और ये हो जाएगा आपका, दैट इज 2 लाख। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया एक प्रकार से, है ना।
यस, 3 + 2 5, 6 लाख, 4,80,000 प्लस 20,000, 5 लाख, 5 3 8, 9,60,000, और ये हो जाएगा आपका 12 लाख, है ना, 6 का डबल, दैट इज 12 लाख, और यहां से भी आप टोटल करो तो 12 लाख आना चाहिए, तो यानी आपने सही कैलकुलेशन की है। ठीक है। अब ये हो गए आपके वेरिएबल्स एक्सपेंसेस जो थे। चाहे तो आप ए करके वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख सकते हैं और प्राइम कॉस्ट लिखें, या फिर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस, है ना, जो आपको पर यूनिट की कॉस्ट दी। अब कुछ एक्सपेंसेस आपको क्या दिए गए हैं, ये दो एक्सपेंसेस जिसमें सेमी वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहला यही लिख लेते हैं, बिकॉज हमें स्पेस की दिक्कत होगी अगेन, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका, दैट इज 80,000, और 80,000 में से कहा गया है 50 जो है फिक्स्ड है, और 50 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा, दैट विल बी 50। तो ये तो आसान सा है, 40,000 40,000। ठीक है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और यहाँ पे आपको अलग से लिख के बताना है कि फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल, यही आपको फॉर्मेटिंग पे ही नंबर मिलेंगे, है ना, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि सेम है तो एक जैसा लिख देते हैं, नो। और यहाँ पे चेंजेस भी होगा कैपेसिटी में वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जैसा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे फिक्स्ड तो सब भी, कितनी भी कैपेसिटी हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड रहेंगे, तो आपके 40,000 तो फिक्स हो गए। ठीक है, 40,000, 40,000 एंड 40,000। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना आ रहा है आपका, 40,000। ये 40,000 जो है कितने यूनिट्स पे आ रहा है, दैट इज 10,000 यूनिट्स पे। ठीक है, तो यानी आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना खर्चा आया है, 4 आया है। तो वेरिएबल का रेट कितना है, 4 है 10,000 यूनिट्स पे, तो 16,000 इंटू 4 यदि हम करें तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज 16 4 64,000 जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 80% कैपेसिटी पे, और 80,000 जो है आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 20,000 इंटू 4, 80,000 जो है आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इस और साथ ही साथ दूसरा एक्सपेंसेस दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एक्सपेंसेस 1,60,000, जिसके लिए आपको बोला गया है 1,60,000 में कि 70% जो है क्या है, वेरिएबल है। तो 1,60,000, तो 70% जो है वेरिएबल कॉस्ट है, तो 30% जो है आपका फिक्स्ड हो जाएगा। तो फिक्स्ड निकाल लेते हैं, फिक्स्ड कितना है, 4,80,000, सॉरी 48,000 है ना, हमने एक जीरो ज्यादा ले लिया, 48,000 हो गया। और बाकी आप कर लीजिए 16 इंटू 1,60,000 का 70%, तो ये आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज वैल्यू पुट करते हैं, यस स्पेस। ठीक है, ये आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड। फिक्स तो हर जगह सेम रहेगा, तो फिक्स कितना दिखा रहे हैं, 48,000, और ये भी आपका 48,000, और यहाँ पे भी जो है आपका 48,000। अब वेरिएबल में यहाँ का हमने निकाल लिया कितना, 1,12,000। अब 1,12,000 जो है कितने यूनिट्स पे है, 10,000 यूनिट्स पे है, तो पर की वैल्यू आ जाएगी, और इससे हम बाकी की यूनिट्स निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 11.2 जो है आपका पर यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 16,000 की कितनी आएगी, यस यहाँ पे हमें लिखना रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको रफली बोल देती हूँ, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, या यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 11.2 इंटू 80% कैपेसिटी पे 16,000 यूनिट्स हैं, तो ये आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी फॉर 80% कैपेसिटी, और 11.2 इंटू 20,000 यूनिट्स। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है आपका, 11.2 इंटू 16,000। कैलकुलेटर लेके जाना है, नहीं तो माइनर सी मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1792 हंड्रेड, 1792 हंड्रेड। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा आपका, 11 12 का 224। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा अगर, तो मैं उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको बता देती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव की, हमने कैलकुलेट किया है, तो पहला आ जाएगा 1,12,000,
ओके। देन सेकेंड जो है दैट इज 179200, दैट मीन्स 1,79,200। और ये वाला थर्ड जो है 20,000 कैपेसिटी पे, दैट विल बी 2,24,000 जो है आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास ये दिया हुआ है दैट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप जो है इसका भी टोटल कर लीजिए और दोनों को ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट बताना है A प्लस बी करके। ठीक है, तो कितना आ रहा है, लेट अस डू 6 लाख, तो ये हो गया और ये हो गया 6। इसका टोटल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ, आपको नीचे ही लिखना है ना, यहाँ पे स्पेस का है। हम यहाँ पे इसका टोटल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये कितना हो गया आपका, दैट इज 80,000, है ना। और दिस इज 48,000, और कैलकुलेटर वर्क नहीं हो रहा है ना। 1,12,000। तो 0, 0, 0, 10, 12, 13, 14, और ये हो गया आपका 2,40,000। तो ये आ गया आपका 2,40,000 ओवरऑल। ऐसा ही 80% कैपेसिटी का कर लेते हैं। तो 140,000 प्लस 64,000, 48,000 प्लस 17,9200। तो ये आ जाएगा 3,31,200। और ऐसा ही हम थर्ड का कर लेंगे। 40,000, 80,000 और 80, ये हो जाएगा 1,60,000 प्लस 2,24,000। तो जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 392। ठीक है। अब ये हमने बी का टोटल करा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का। अब ए और बी को आप प्लस कर लीजिए, तो 6 लाख प्लस 2,40,000, तो ये हो जाएगा आपका 8,40,000। ठीक है। यानी 50% कैपेसिटी पे ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है आपका, 8,40,000 हो रहा है। 9 लाख प्लस 3 लाख, 3,12,000, 3,31,200। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12,91,200। ठीक है। और वैसा ही 12 प्लस 3, 92, तो ये हो जाएगा आपका 15,92,000। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सी बन गया A प्लस बी करके। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन होगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस, अब हमारा सेक्शन चेंज हो चुका है और हमारे सामने है लॉन्ग आंसर, दैट इज सेक्शन सी। और सेक्शन सी में जो है आपको कोई भी दो क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने रहते हैं। और क्या नंबरिंग दी हुई है, दैट इज 2 × 12, दैट इज 24 लॉन्ग आंसर। यस, एनी टू अटेम्प्ट करने हैं। गिव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस नेचर एंड स्कोप। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक क्वेश्चन है ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है आपको किस में हेल्प करता है, टुवर्ड्स द एक एडिशनल यूनिट को, सॉरी, डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने हम मार्जिनल पे पहुंच गई थी मैं, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग विच इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द कॉस्टिंग ऑफ द आइटम्स। ठीक है, उसमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में आपको यूजली मदद करता है। ठीक है। इट हैज अ वास्ट स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इस पे जो है हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यस, सेकंड क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ। अब इन्होंने वापस से यहाँ पे आपसे एनालिसिस मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बात की थी कि जो है दैट इज कंपेरेटिव कॉमन साइज, तो इसको आप उन्होंने ए और बी करके, यानी आपको दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जो है 12 नंबर, यानी ये उन्होंने 6 नंबर में पूछ लिया और 6 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है बी। ठीक है। तो इसमें वही चीजें आ जाएंगी आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कंपैरेटिव हो गया, है ना, कॉमन साइज हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सभी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो जिसमें हम बीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग यू कैन मेंशन इट। ठीक है। फिर बी क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन बिलो ऑन 31 मार्च। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं, एसेट्स दिए हुए हैं और एसेट्स में भी करंट एसेट्स भी दिए हुए हैं, यानी बैलेंस शीट दी हुई है। अब करना क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग, तो दे आर आस्किंग डेट इक्विटी रेशियो। ओके। और आपको पूछा है प्रोपराइटरी रेशियो क्या होता है, जो अभी हमने देखा भी था, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो क्या होता है। ठीक है।
तो आइए इसको हम एक एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी वो बैलेंस शीट से निकाल के उसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं वीडियो को छोटा, सो दैट हमारे पास स्पेस हो जाए। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, डेट और इक्विटी का रेशियो निकालते हैं हम इसमें। तो डेट में आपके आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट यानी कोई उधारी लिया है आपने लंबे समय के लिए, जिसमें डिबेंचर्स जो हैं यूजली दिए होते हैं। और इक्विटी, तो इसमें आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, या इक्विटी फंड भी कहते हैं, प्रोपराइटर फंड भी कहते हैं, जो अभी हमने सॉल्व भी किया था इससे पहले क्वेश्चन। तो यदि हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुटअप करें, तो व्हाट कुड बी द वैल्यूज लॉन्ग टर्म डेट में, क्या क्या दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज यानी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हुई। ठीक है, और इसमें आपको एक ही चीज दी हुई है, 12% डिबेंचर्स दैट इज ऑफ 2 लाख। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 लाख जो है लिख लेते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म डेट में और ज्यादा आपको आंसर और अच्छा प्रेजेंट करना, तो आप पहले 6% डिबेंचर्स लिखिए, क्या क्या चीजें आ रही है लॉन्ग टर्म डेट में वो लिखिए, और उसके बाद फिर वैल्यू पुटअप कर लीजिए। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ जाता है जिस भी प्रकार का हो, और रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 46,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऊपर तो 2 लाख ही आएगा, दैट विल बी 3 लाख, 3,46,000 जो है आ गया। अब बस आपको रेशियो निकालना है, यही निकाल लेते हैं, फिर हमें जो है अगेन दिक्कत होगी फिर स्पेस की। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,46,000, तो ये आ जाएगा आपका, यही लिख लेते हैं 0.58, 0.57 कुछ जा रहा है, 0.58:1 यदि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो। यस, अब हम बात करें हमारे बी की, दैट इज प्रोपराइटरी रेशियो। तो प्रोपराइटरी रेशियो अभी हम निकाल के भी आए थे, तो हम चाहें तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अपोजिट रेशियो भी जो है यूजली आता है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था प्रोपराइटरी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोपराइटरी फंड या शेयर होल्डर्स फंड जो है आपको निकालना है। आप चाहो तो जो है इसको इस तरीके से, ये फॉर्मूला मैक्सिमम ये यूज होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की जगह क्या होता है, इसी का ही अपोजिट होता है, दैट इज टोटल एसेट्स। यदि टोटल एसेट्स नहीं दी हुई हैं तो हम फिक्स्ड एसेट्स का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने मेंशन किया था कि ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और प्रोपराइटरी रेशियो निकालना है, इसलिए हमने वही फॉर्मूला पुट किया था। यहाँ पे आपको सिर्फ ये रेशियो दिया है और आपको ये बोला है कि जो है आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करके निकालना है प्रोपराइटरी रेशियो। तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूजली जो है सॉल्व होता है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यदि हम इससे करते हैं तो हमारा आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा, तो इट इज नॉट, बिकॉज टीचर को ऑलरेडी पता है कि बोथ द फॉर्मूलाज आर बीइंग यूज्ड। और चाहे तो आप आपकी सेफ्टी के लिए एक नोट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लास्ट में जब आप सॉल्व कर लें, कि प्रोपराइटरी रेशियो में हमने कंसिडर किया है कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इज द फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से आप नोट में मेंशन कर सकते हैं कि आपने ऐसा लिया है। ओके, अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स की यदि हम बात करें, तो शेयर होल्डर फंड्स ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था इसमें। तो ये कितना आ रहा है आपका, 3,46,000, और टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, दैट इज 6,66,000। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें, 3,46,000 डिवाइडेड बाय 6,66,000, तो ये कितना आ रहा है आपका, लगभग 0.52:1। इसी का ही ऑपोजिट यदि आप करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं, ताकि जो है आपको दोनों तरीकों से यदि करके आना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 666 डिवाइडेड बाय 346, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लेट अस कैलकुलेट, 666,000 और डिवाइडेड बाय 3,46,000, तो दिस इज 1.92। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोपराइटरी रेशियो निकाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें सी, दैट इज द सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसको हटा देते हैं हम, है ना, तो जो है हमारे पास स्पेस हो जाएगा। यस, अब सॉल्वेंसी रेशियो के लिए क्या कर सकते हैं हम, सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज टोटल एसेट्स
डिवाइडेड बाय टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी जो बाहर वाले लोगों को देना है, इक्विटी को छोड़कर जो लाइबिलिटीज आएंगी आपकी, है ना, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपकी अभी हमने देखा, टोटल एसेट्स कितनी है, दैट इज 6,66,000, ये हो गई। और टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, डिबेंचर्स आ जाएंगे सबसे पहले तो। डिबेंचर्स हो गए आपके 2 लाख के, ठीक है। और क्या आ गई आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट इज 50,000 आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, ओके। और इसके अलावा जो है, हाँ ये भी लाइबिलिटीज ही हुई, करंट लाइबिलिटीज बाहर वालों को ही तो देना है 50,000। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, सबसे पहले डिबेंचर्स के 2 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के आपके 50,000, ये भी देना है हमें, है ना। और फिर आ जाएगा आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे 50,000, तो ये हो गया आपका 3 लाख। और कुछ है क्या, यस बिल्स पेबल दैट इज 20,000, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 6,66,000 डिवाइडेड बाय ये 3 लाख, 3,20,000, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 666 डिवाइडेड बाय 320, तो ये आ रहा है 2.08:1। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंसी रेशियो, है ना, कि कंपनी जो है कितनी सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी एसेट्स कितनी है कंपनी को लायबिलिटीज को पे करने के लिए, ये जो है रेशियो हमें वो बताता है। नेक्स्ट कम कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इट इज द मिक्सचर ऑफ, हम कह सकते हैं अवर इक्विटी फंड्स एंड हमारे बाकी के जो फंड्स हैं उसके, दैट मीन्स हमारे जितने भी सोर्सेस ऑफ कैपिटल है उसको मिक्स करने के लिए कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो दैट इज इक्विटी को अलग कर देंगे हम, इक्विटी शेयर फंड को अलग कर देंगे और बाकी सोर्सेस ऑफ कैपिटल को अलग कर देंगे। तो बाकी सोर्सेस ऑफ कैपिटल कहाँ से आता है आपके पास पैसा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि है आपके क्वेश्चन में तो उसको मेंशन कर दो। इसके अलावा कैपिटल कहाँ से आता है, आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में तो हमने देख लिया, हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है दैट इज डिवेंचर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है आपका, अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आएंगी, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस पे भी किसका हक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो 2,50,000 और ये कितने हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट इज 46, तो 250 प्लस 46 296, चाहे तो हम यहाँ पे अलग अलग से भी मेंशन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50,000 और लॉन्ग टर्म डेट जो है आपका है 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 296 और नीचे आ जाएगा आपका 2,50,000, 2,50,000। तो 296 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आ जाएगा 1.18:1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गियरिंग रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन, चार फॉर्मूला पुटअप करके यदि आप निकालते हैं तो आपको 6 नंबर, या ऐसा भी उन्होंने किया हो कि ए के जो है 4 नंबर हैं और इस पे जो है चार फॉर्मूले दिए हो तो 8 नंबर इस क्वेश्चन के हो, ए और बी ऐसे भी बाइफरकेट हो सकता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो कि ये कैसा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एसके लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021 एंड 22। आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 एंड 22 की, ठीक है। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के आइटम दिख रहे हैं हमें और दिस इज द एसेट्स, ठीक है। और आगे यदि हम बात करें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है, व्हाट इज दैट, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 डिविडेंड ₹35,000 हैज बीन पेड आउट, डिविडेंड दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर। फिर जो है बी, लैंड कॉस्टिंग ₹1 लाख इस परचेस, लैंड जो है 1 लाख की परचेस की गई है, गुडविल 50,000 इज रिटर्न ऑफ, ओके। एंड सी जो है डिबेंचर्स ऑफ ₹60,000 हैज बीन रिडीम्ड, और डिबेंचर्स जो है 60,000 के उनका रिडम्पशन हुआ है, यानी उनका पेमेंट हुआ है। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाना है और इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, यदि हमें प्रॉफिट दिया गया है, जैसे कि यदि हम बात करें लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, तो यानी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना रहेगा। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज दी गई हैं दैट इज डिबेंचर्स
और फिर करंट लाइबिलिटीज दी गई हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स दिए गए हैं, ऐसे ही करंट एसेट्स दिए गए हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट पूछा है आपसे 12 नंबर में, तो हम जो है इसको बना सकते हैं। लेट अस सॉल्व। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट का कॉलम। अमाउंट के कॉलम चाहें तो हम दो बना लेते हैं, एक में नेट अमाउंट पुटअप कर लेंगे और एक में जो है ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, वी आर स्टार्टिंग दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड में पता है कि कुछ चीजें जो है हमें डायरेक्टली दी हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर वाली या रिटर्न ऑफ वाली, पहले हम उनका ट्रीटमेंट यानी जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उनको हम एड बैक करते हैं, विच आर नॉट रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनको हम एड बैक करते हैं, ठीक है। तो वहीं से चालू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या दिया गया है। तो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,04,00 एंड 1,05,100 और 1,05,600 जो है आपको दिया गया है। दैट मीन्स इट हैज इंक्रीज। और कुछ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग दिया गया है क्या? नो। तो ये कितना है आपका, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस की यदि हम बात करें तो दैट इज 5,200 का जो है आपका एडबैक हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना, यहाँ पे हम उस फॉर्मेट को डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले था प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा ऐसी कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं जैसे गुडविल हो गया या डिविडेंड वगैरह हो गया, ये रिटर्न ऑफ हो रहा है या पेड ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, इनकम टैक्स हो गया, तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, ऐड करते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये आपकी दी हुई है गुडविल, तो इसको जो है रिटर्न ऑफ कर देते हैं, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका गुडविल अकाउंट, दैट इज 50,000, ठीक है। फिर डिविडेंड भी दिया हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड इज पेड ऑफ रुपीज 35,000, तो ये डिविडेंड जो है हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं बिकॉज जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तब इसको हमने माइनस किया होगा, और डिविडेंड इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वहां पे जो है हम इसको फिर डिडक्ट करेंगे कि हमने डिविडेंड का पेमेंट किया है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। बहुत पहले जो है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा, ठीक है। डिविडेंड हो गया। इसके अलावा क्या दिया गया है, एक बार सभी आइटम्स पढ़ लेते हैं। दैट इज ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गए, है ना। करंट लाइबिलिटीज तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अभी आएगा, जब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम करंट लाइबिलिटीज को मेंशन करेंगे। फिर टेंजिबल एसेट्स में लैंड आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट जो है ऑलरेडी 1,00,000 से 50,000 गुडविल, यस यहाँ पे दी हुई है। ये हमारी मिस्टेक हो गई कि हमने इसको देखा ही नहीं है, डायरेक्ट 50,000 रिटर्न ऑफ, जितना रिटर्न ऑफ हुआ वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यही इतना ही डिफरेंस भी आ रहा है। यदि इसमें डिफरेंस में चेंज होता तो हम गुडविल अकाउंट बनाते, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल दिया है, देन ट्रेड रिसीवेबल्स इज योर करंट एसेट्स, देन रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये कितना है, 7,000 था पहले। और रिजर्व्स फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स पे आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, यानी डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो आपके लिए क्या है, एक प्रकार का नुकसान है। तो -7,000 था और फिर जो है ये 8,000 हो गया है, तो 1,000 जो है आप इसको डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसेबल्स को जो है आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर वर्किंग कैपिटल का जो है ट्रीटमेंट हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो वर्किंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, जब आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स, हमने ये याद रखा था जब क्लासेस ली थी, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स जब भी आएगा तो एक को याद रखना है, दैट विल बी इन माइनस, उस हिसाब से आप बाकी जो है। तो अब देखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, पहले करंट एसेट्स को देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो रहा है, 1,49,000 से 1,77,000, यानी इंक्रीज ही हो रहा है। तो करंट एसेट्स की जगह पे यहाँ पे हम लिख लें, या यस यहीं पे लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये कितना हो रहा है, 1,77,000 -149, तो दैट विल बी 28,000, ठीक है।
ये हो गया आपका। फिर चाहे तो आप इसका टोटल लिख सकते हैं बाहर, और नहीं तो फिर हम साथ में ही कर लेते हैं, हम साथ में कर लेते हैं। फिर बाकी का करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया। फिर इन्वेंट्रीज दिया है 4,92,000, और इन्वेंट्रीज जो है आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस में आता है, तो हमने माइनस के साइन की जगह क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स में स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हो रहा है। पहले 492 था, अब 427 हो गया है, तो 492 -427, तो ये आ गया आपका 65,000, दैट विल बी एड ऑन। ठीक है। अब ऐसा ही करंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज में एक ही चीज दी गई है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो 1,03,000 से 1,18,000 हो रहे हैं, तो यानी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो इंक्रीज करंट लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम ऐड करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो 1,18,400 माइनस 1,03,600, तो ये आ जाएगा आपका 14,800। ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल। अब हम इस सबको जो है क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपका, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आ रहा है, तो 5,200 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 1,000 माइनस 28,000 प्लस 65,000 प्लस 14,800, तो ये आ रहा है आपका 1,43,000। ठीक है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप चाहें तो इसका टोटल लिख के और फिर इसका टोटल यहाँ पे लिख के और फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट। ऐसे ही आप सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इसमें आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लांट मशीनरी या लैंड वगैरह कुछ दिया हुआ है। यस, लैंड दिया हुआ है। 2 लाख का लैंड जो है अब 3 लाख का हो गया है, यानी आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। नीचे लैंड से रिलेटेड दिया है कि लैंड कॉस्टिंग ₹1 लाख इज परचेज, और जो 1 लाख का डिफरेंस दिखा है उन्होंने क्लैरिफाई किया है एडिशनल इंफॉर्मेशन ने कि आपने वो लैंड जो है परचेज किया है। तो परचेज ऑफ लैंड, तो परचेज किया है तो आपके पैसे गए होंगे कि आए होंगे, गए होंगे, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कैश यहां से गया तो 1 लाख माइनस में। ठीक है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी नथिंग एल्स इज गिवन, तो ये आपका परचेस ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। तो आपका सेकंड का टोटल भी जो है कितना आ रहा है, -1 लाख आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है, दैट इज 1 लाख। अब थर्ड हम निकालते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये कितना आ रहा है, जितनी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी शेयर कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज हो गया, डिबेंचर्स में हो गया, या फिर आपका डिविडेंड वगैरह पे हुआ है। तो आइए शेयर कैपिटल की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल आपका 7 लाख से 7,40,000 हुआ है, यानी आपने परचेज किया होगा। इससे रिलेटेड कुछ दिया है क्या, शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं, ये दिया हुआ है कि आपने डिविडेंड पे किया है, बट 40,000 के आपने शेयर कैपिटल और खरीदे होंगे कि बेचे होंगे। यस, आपके पास कैश आया होगा। शेयर कैपिटल आपने, शेयर कैपिटल बड़ा है यानी आपके पास कैश आया है ना। तो वो है शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो ये 40,000 अमाउंट आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स दिए गए हैं आपके 1,20,000 के, और ये हो गए हैं 60,000, यानी 60,000 के डिबेंचर्स आपने सोल्ड किए होंगे। तो डिबेंचर्स, हाँ, डिबेंचर्स 60,000 से रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इनका पेमेंट हो गया, तो 60,000 का पेमेंट हो गया, तो डिबेंचर्स को क्या करेंगे हम, कैश चला गया हमारा, डिविजन डिबेंचर्स पेड, तो 60,000 को हम लिख देंगे माइनस में। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज, जो हमने डिविडेंड को एड बैक किया था इन ऑपरेटिंग में, और एक्चुअली डिविडेंड यदि पे कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा है, इसलिए वहां पे हमने ऐड बैक किया है, और यहाँ पे जो है हम लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट सीखने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं कि डिविडेंड का अमाउंट जो है पे किया है आपने, तो डिविडेंड 35,000 इज बीइंग पेड। ठीक है। तो अब इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी
तो 40,000 -60,000 -35,000, यानी ये भी आपका माइनस में आ रहा है, दैट इज -55,000। दिस इज सी एक्टिविटी। ठीक है, सॉरी थर्ड लिख देते हैं, हमने 1 2 3 डाला है, थर्ड। अब इन तीनों एक्टिविटीज को हम ऐड करेंगे, जहां पे आपको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, और इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, 1,43,000 -1 लाख -55,000, तो आपका माइनस में 12,000 आ रहा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, ऐसा करके आप मेंशन कर दीजिए। और तीनों को प्लस माइनस, 1,43,000 1 लाख और माइनस का है, और 55,000 भी जो है आपका माइनस का है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें क्या करते हैं, हम जब तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर देते हैं तो उसमें जो है हम ओपनिंग कैश को ऐड कर देते हैं। तो आपका ओपनिंग कैश को यदि हम तीनों एक्टिविटीज में ओपनिंग कैश को ऐड कर दें, तो दिया हुआ है ओपनिंग कैश 90,000, 12,000 माइनस का है। ओपनिंग कैश जो है आपका 90,000 दिया हुआ है, तो 90,000 में से 12,000 चले जाएंगे, तो 78,000 आपके क्लोजिंग कैश के बराबर आंसर आना चाहिए। ये हो गया 70,000, दैट इज क्लोजिंग कैश। तो यदि आप इस तरीके से करते हैं और क्लोजिंग कैश के बराबर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का टोटल आ जाता है, दैट मीन्स आपने सही सॉल्यूशन किया है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 78,000, तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमें दिया गया है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Mahidpur wala furniture is thinking of dropping one product from its product line and replacing it with another product. Cost and production data is given. ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट हैं तीन। महिदपुर वाला ये सोच रहा है कि एक प्रोडक्ट को हटा के दूसरा प्रोडक्ट पुट कर दे, और इसलिए जो है आपको कॉस्ट और प्रोडक्ट का डाटा दिया गया है। तो इसमें स्टूल, चेयर एंड टेबल तीन प्रोडक्ट हैं, इसकी प्राइस दी गई है, इनका वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, और पर्टिकुलरली ओवरऑल में से स्टूल की सेल्स कितनी होती है उसका परसेंटेज, वैसे ही चेयर की कितनी सेल्स होती है परसेंटेज में दिया गया है, सेम ऐसे ही टेबल के लिए। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, मैनेजर इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग चेयर विद बेंच, और मैनेजर क्या सोच रहा है कि उसको रिप्लेस करना है चेयर को बेंच से, यानी जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है चेयर, उससे उसने क्या करा है, बेंच को रिप्लेस कर दिया है। बाकी की चीजें आपको दी है, स्टूल, बेंच और टेबल, और इनकी प्राइस सेम, बेंच की प्राइस जो है वो ऐड करके बाकी की प्राइस एज इट इज है। फिर वेरिएबल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेल्स दी हुई है। फिर इसके अलावा फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स का डाटा दिया है कि एट प्रेजेंट, यानी जब ये प्रोडक्ट चल रहे हैं तो सेल्स जो है कितनी है, 30 लाख, और प्रपोज्ड यानी यदि आप प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं तो तब आपकी सेल्स जो है 32 लाख हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है किसी भी क्राइटेरिया में, तो 10 लाख आपकी फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है शुड द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, क्या प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो हमारे पास सेल्स दिया है, कॉस्ट दिया है, तो यदि हम प्रॉफिट निकाल लें दोनों की प्रोडक्ट के लाइन का, यानी इन तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट और इन तीनों का, तो जिसका ज्यादा प्रोडक्ट, यदि जो कंपनी प्रेफर कर रही है कि हम उसको रिप्लेस करके, चेयर को रिप्लेस करके बेंच को जो है ज्वाइन कर ले, तो यदि हमें सेकेंड वाले प्रपोजल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा कंपेरेटिव टू फर्स्ट, तो हम प्रपोजल को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा दोनों के प्रोडक्ट्स, दोनों के प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लें तो कुछ जो है कॉलम बना लेते हैं, दिस विल बी द कॉलम फॉर द डाटा। और हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं तो उनका नाम हम मेंशन कर लेते हैं। स्टूल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, फिर हमारे पास चेयर दी गई है, ओके, और जो है थर्ड इज, दैट इज टेबल। ठीक है, पहले हम पहले प्रोजेक्ट को लेकर उस पर काम करेंगे और फिर ऐसा ही हम सेकंड के लिए भी वर्क करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्टूल दी गई है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 100 दी गई है। अब यहाँ पे इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है आपको, तो सेलिंग प्राइस में से यदि वेरिएबल कॉस्ट 70 को लेस कर दें हम, तो ये क्या आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 50% ऑफ सेल्स, यानी एक्चुअली सेल्स है कितनी वो भी हम निकाल लें। तो ऊपर लिख लेते हैं हम, सेल्स कितनी है, 50% ऑफ सेल्स है, तो ओवरऑल सेल्स कितनी है, 30 लाख। तो 30 लाख का 50% कितना होगा, दैट इज 15 लाख। और यदि इसी को ही हमें यूनिट्स में निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है, 100, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 100 यदि हम कर दें,
तो यूनिट्स में सेल्स कितनी आ जाएगी, दैट इज 15,000 यूनिट्स, है ना। होप आपको समझ में है। ऐसे ही हम चेयर का भी निकाल लेते हैं और टेबल का भी निकाल लेते हैं। तो चेयर की जो है सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, दैट इज 150 दी गई है, और इसका वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया गया है 100, और इसका सेल्स का परसेंटेज दिया गया है 20%। तो 30 लाख का 20% यदि हम निकालें तो इट इज 6 लाख। तो 6 लाख की सेल्स हो गई, और 6 लाख को यदि हम 150 से डिवाइड कर दें तो जो है आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ रहे हैं, दैट इज 4,000। ठीक है, ये यूनिट्स का डाटा है, ये सेल्स का डाटा है। ऐसा ही टेबल का भी कर लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका 50। ओके। अब बात करें टेबल की, तो 300 जो है सेलिंग प्राइस दी गई है, 160 जो है वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, और बाकी का बचा हुआ जो है 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज है, दैट इज 30%। तो 30 लाख का 30% यदि हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 लाख, है ना। एंड 9 लाख डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है, तो ये हमने यूनिट्स भी निकाल लिए हैं, और जो है ओवरऑल सेल्स भी निकाल लिए हैं। अब यहां पे बात करें तो ये क्या चीज आई है, यदि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। ठीक है। अब ये कॉस्ट जो है दो तरीके की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट तो लेस कर लिया है, यदि इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दें तो क्या हो जाएगी, अ, हमारा ओवरऑल फिर प्रॉफिट बचेगा, है ना। सेलिंग प्राइस में से हमने दोनों कॉस्ट को यदि घटा लिया तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। लेकिन ये हमने किस में कैलकुलेट किया है, पर यूनिट वैल्यू में कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका जो है हम ओवरऑल यूनिट वाइज जो है कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। तो 30,000 को यदि हम 15,000 से इंटू कर लें, और 50,000 को यूनिट्स जो है 4,000 से इंटू कर लें, और 140 को 3,000 से इंटू कर लें, तो ये टोटल जो है कितना हो जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट 15,000 इंटू 30, तो ये 4,50,000 आ रहा है आपका, और ये हो जाएगा 22 लाख, और 140 इंटू 3,000, तो ये आ जाएगा आपका 4,20,000। ठीक है, यानी आपकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है कितनी आ रही है, 4,50,000, 20 और 4,20,000। इसका टोटल यदि हम करें तो 4,50,000 प्लस 2,00,000 6,50,000, 6,50,000 में हम 4,20,000 को ऐड करते हैं तो 10,70,000 जो है आपका टोटल आ रहा है। अब हमें पता है ओवरऑल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, पर यूनिट का दिया हुआ था तो उससे हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, जो कि कितना आया है 10,70,000। इसमें से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दें 10,70,000 में से, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 10 लाख, ये दी हुई है हमारी 10 लाख। तो 70,000 जो है आपका क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रोजेक्ट से जो है आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70,000 हो रहा है। अब हम ऐसी ही कैलकुलेशन जो है सेकेंड वाले प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, और उसके बाद जो है हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो लेट अस सॉल्व। जो हमारे पास सेकेंड प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर स्टूल। सेकेंड जो है हमारा चेयर की जगह हो जाएगा अब बेंच, और थर्ड जो है इट विल बी टेबल। अब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस दी गई है इनकी 100 रुपीज, नेक्स्ट की दी गई है 200 रुपीज, और थर्ड की दी गई है 300 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 70, 100, और दैट इज 160। ठीक है, अब इसको माइनस कर दें यदि हम, तो हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाएंगी। तो 30, फिर 100, और दैट इज 140। अब हम चाहें तो यूनिट्स निकाल लें, क्योंकि अब हमें यूनिट से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेल्स आपकी कितनी है इस पर्टिकुलर के उसमें, दैट इज 32 लाख। तो 32 लाख में से आपका सेल्स परसेंटेज तो सेम है, तो 50% सेल्स, यानी ये हो जाएगी आपकी 16 लाख की सेल्स। यूनिट्स की यदि हम बात करें तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 100 यदि हम करें तो 16,000 की आपकी सेल्स हो जाएगी। यस और नो, यस। ऐसा ही 32 लाख के अलावा यदि हम बात करें, 32 लाख का 20% जो है बेंचेस का जो है रेशियो है, तो 32 लाख का 20%, तो ये जो है कितना हो जाएगा
दैट इज 6,40,000, और 6,40,000 जो है ये तो आपकी क्या आ गई सेल्स, और हमें तो यूनिट्स चाहिए, तो 36,40,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा आपका 3,200 रुपये। ठीक है। फिर यदि हम बात करें टेबल की, तो ये जो है इसका परसेंटेज है 30%, तो 32 लाख का 30% निकाल लीजिए, तो दैट इज 9,60,000 आ रहा है, और 9,60,000 को यदि यूनिट से करें तो 3,200 जो है इसकी भी वही यूनिट्स आ रही हैं, 3,200 यूनिट्स। ठीक है। हमारे तो यूनिट्स काम की हैं तो हम उसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, 16,000, 3,200, 3,200। अब यहाँ पे हमें ओवरऑल कॉस्टिंग और प्रॉफिट हमारा ऐड है इसी में, तो जो है हम यहाँ पे इनटू कर लेते हैं इनके यूनिट से, 16,000, 3,200 और ये 3,200। आइए इसको टोटल कर लेते हैं, 16,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3,200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3,20,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला 142 इंटू 3,200, तो ये आ जाएगा आपका 4,48,000। अब इन तीनों को टोटल करके उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को यदि घटा लें तो टोटल इसी साइड लिख लें क्या, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 4,80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 448, तो ये आ रहा है आपका 12,48,000। यदि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दिया जाए, है ना, आपको यहाँ पे स्पेस लीव करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है, और उसमें से फिक्स कॉस्ट को यदि आप लेस कर दो, फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम है, दैट इज 10 लाख, तो जो है आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,48,000। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था, दैट वॉज 70,000 जो है प्रॉफिट आ रहा था जब चेयर थी, और जैसे ही मैंने प्रपोजल में जो है चेयर की जगह बेंच को जो है लेकर आए, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, दैट इज 2,48,000। तो क्या हमें प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, यस वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। ऐसे करके आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख के आना है। इतना सब कर लिया, लेकिन आपने आपसे जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है, शुड द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, यदि इसका आंसर नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट में मेंशन करके आना है, यस इट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज बाय रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट विथ बेंच वी आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 2,48,000, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड। ऐसा करके आप एक नोट या पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि पहले वाले में 70,000 प्रॉफिट था, दूसरे में इतना है, तो इसलिए दूसरे में ज्यादा है, सो वी शुड एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉरी, फिफ्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट और जीरो बेस बजटिंग पूछा है कि जीरो बेस बजटिंग क्या होती है। तो आइए टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट, यस, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे सामने हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को ना सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं ताकि आपका ओवरऑल रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो लेट अस सी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। यस, ये आपके सामने जो है रिपोर्ट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो है दो तरीके की रिपोर्ट होती है, एक होती है रूटीन, ओके, एक होती है रूटीन रिपोर्ट और एक होती है स्पेशल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट जो रेगुलरली प्रिपेयर की जाती है, या तो डेली बेसिस पे, या फिर वीकली, या फिर मंथली, इस तरीके से, है ना, जैसे सेल्स रिपोर्ट हो गई, ये हमारे सामने एग्जांपल भी दिया है। वैसे स्पेशल रिपोर्ट पर्टिकुलरली कोई स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे एक्सपांशन ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट बना दी आपने, वो फंक्शन के बेसिस पे देयर आर अगेन फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिलेटेड तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट यदि आप बना रहे हैं, या बैलेंस शीट के ऊपर कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, फिर नेचर के हिसाब से यू हैव अगेन इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। फिर मैनेजमेंट लेवल पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यानी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए, एक डिपार्टमेंटल कंट्रोल के लिए, और डेली ऑपरेशन के लिए लोअर लेवल जो मैनेजमेंट रहेगा वो ये जो है प्रिपेयर करेगा। जैसे कि टॉप लेवल रिपोर्ट में किस तरीके की रिपोर्ट आती है, जो एनुअली प्रिपेयर होती है, ओके, जैसे बैलेंस शीट की रिपोर्ट हो गई, डिपार्टमेंट रिपोर्ट, डेली वर्क का, ये बेसिस दिए हुए हैं, है ना। बैलेंस शीट रिपोर्ट जो है यहाँ पे भी आ सकती है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट का हिस्सा है ना। तो अलग अलग बेसिस पे जो है देयर कैन बी अ डिफरेंट। फिर पर्पस के बेसिस पे इंटरनल रिपोर्ट जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है, और एक्सटर्नल रिपोर्ट जो है बाहरी लोगों के लिए भी बनाई जाती है।
तो इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं तो दैट इज द इंटरनल रिपोर्ट। और ऐसी रिपोर्ट जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं या इनकम टैक्स पे किया है उसके बेसिस पे आपने ऑडिटर से वो मेंशन किया है कि सभी चीजें सही हैं, तो वो रिपोर्ट जो है क्या होगी, एक्सटर्नल रिपोर्ट कहलाएगी। फिर फॉर्मेट के बेसिस पे एक रिटर्न रिपोर्ट है, ओरल रिपोर्ट यूजली नहीं बनाई जाती है। देन कम्स ग्राफिक रिपोर्ट जिसमें आप चार्ट एंड ग्राफ्स के माध्यम से बनाते हैं। तो रिटर्न में आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ मीटिंग कर रहे हैं तो वर्बल प्रेजेंटेशन देके बता दिया वो, और परफॉर्मेंस चार्ट के बेसिस पे बताया, तो दैट इज द टाइप ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। ठीक है। अब दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसी बजटिंग है जिसमें प्रीवियस जो है बजट को कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो से जो है स्टार्ट की जाती है। जब भी आप कोई नया बजट बनाते हैं नए साल में, तो उसको नए सिरे से शुरू करते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के चीजों को जो है आप कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं प्रीवियस ईयर बजट्स आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है। तो ये होती है आपकी जीरो बेस्ड बजटिंग। ओके। सो यहाँ पे ओवरऑल हमने पेपर देख लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, विद प्रॉपर प्रैक्टिकल का हमने सॉल्यूशन देखा है, थ्योरी क्वेश्चंस को जस्ट डिस्कस किया है। डिटेल में आप रिवीजन लेक्चर्स में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ओके। और यदि आपको वैल्यू एडिशन हो रही है, आपको मदद मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो अगेन काइंडली सपोर्ट अस एंड मोटिवेट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिल सके। विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।